अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इसरार के साथ और मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने यह कहा है कि सियासी मुफाहमत वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन जिसको हम कह सकते हैं, ये कैसे अचीव हो सकती है, और इस चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सियासी मुफाहमत कैसे हम अचीव कर सकते हैं। इसका आज हम तजिया करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा अच्छा और ह्यूज पैनल मौजूद होगा। आपकी कॉल्स भी लेंगे, आप हमें कॉल्स भी कीजिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा, और हम चाहेंगे कि जो लोग भी इस हवाले से अपने जो कंसर्न्स, अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपनी क्वेश्चंस रखते हैं वो हमसे ज़रूर शेयर करें। और मैं अपना तारुफ करवाता चाहूँ पैनल का, और पैनल के तारुफ के बाद फिर मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगा। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेर अफगान नियाज़ी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनके साथ एक और ऐसी ही शख्सियत राजा परवेज़ अशरफ साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं, और फिर एहसन इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ जो ग्रुप है उनका, उसके सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और माशाल्लाह फायर ब्रांड स्पीकर और स्टूडेंट लीडर वट नॉट, सब लोग मौजूद हैं। लेकिन हमें लाहौर से नाज़रीन ज्वाइन करेंगे फरीद अहमद पराजा साहब, और उनसे हम उनका पर्सपेक्टिव लेंगे मुस्लिम लीग MMA का जो एक पर्सपेक्टिव है इस पूरे हवाले से, उसका हम तजिया करेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि कॉल्स लेंगे आपकी, और कॉल्स के लिए हमारे नंबर्स आप ज़रा नोट कर लीजिएगा। 920-6541 ये पहला नंबर होगा, और दूसरा नंबर है 920-9452, ये हमारा दूसरा नंबर होगा। और हमारा ईमेल एड्रेस है israr@ptv.com.pk, israr@ptv.com.pk। लेकिन ये सारी बातें होंगी हमारा जो एक ट्रेडिशनल सिलसिला है उसके बाद, और वो है अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल के चंद अशार मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अरमुगान हिजाज से ये चंद अशार हैं, ये आप ज़रा देखिएगा। और हस्ब मामूल खूबसूरत अंदाज अल्लामा फरमाते हैं कि ज़मीर मगरिब है ताजराना, ज़मीर मशरिक है राहबाना, वहाँ दिगर गूँ है लहजा लहजा, यहाँ बदलता नहीं ज़माना। किनारे दरिया खिज़र ने मुझसे कहा बअंदाज़े मेहरमाना, सिकंदरी हो कलंदरी हो ये सब तरीक़े हैं साहिराना। हरीफ अपना समझ रहे हैं मुझे खुदायाने खानकाही, उन्हें ये डर है कि मेरे नालों से शक न हो संगे आस्ताना। ग़ुलाम कौमों के इल्मो इरफां की है यही रमज़े आशकारा, ज़मीं अगर तंग है तो क्या है फ़िज़ाए गर्दूं है बेकराना। ख़बर नहीं क्या है नाम उसका खुदा फ़रेबी के खुद फ़रेबी, अमल से फ़ारिग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। मेरी असीरी पे शाख गुल ने ये कह के सयाद को रुलाया कि ऐसे पुरसोज नगमा खां का गिरा न था मुझ पे आशियाना। नाज़रीन, ये खूबसूरत चंद अशार अल्लामा इकबाल के एक शेर पे ज़रा मैं खुसूसी तौर पे कहूँगा कि ख़बर नहीं क्या है नाम उसका खुदा फ़रेबी के खुद फ़रेबी, अमल से फ़ारिग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। ये थे अल्लामा इकबाल के अल्फाज, और हस्ब मामूल फूड फॉर थाट देते हैं हमें आजकल, और ख़ास तौर पे जो यूथ है उसके लिए। लेकिन एक नाज़रीन, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी अपडेट भी देता चलूँ कि आज आपको मालूम है कि कराची में PNSC की जो बिल्डिंग है उसमें आग लगी है, और ख़ासा नुकसान हुआ है उसमें। और आग के बारे में जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो हम जांचेंगे, और चलेंगे कराची, और उसके बाद फिर प्रोग्राम शुरू करेंगे। चलते हैं कराची और बात करते हैं अली असगर अरबाब के साथ, और उनसे पूछते हैं कि लेटेस्ट रिपोर्ट्स वहाँ पे क्या मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अली अरबाब। वालेकुम अस्सलाम इसरार साहब। जी अरबाब साहब, क्या लेटेस्ट डिटेल्स हैं आग के बारे में? इस वक्त सूरत हाल ये है कि आग मुकम्मल तौर पर तो काबू नहीं पा लिया गया है, अब मगर उसकी शिद्दत जो पहले थी वो बिल्कुल कम हो गई है। अब पूरे फ्लोर पर तक ही महदूद रह गई है और उससे आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, और कोई इसमें कैजुअल्टीज वगैरह तो नहीं हुई है? नहीं, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, मगर कुछ लोग जो फायर ब्रिगेड का हमला था और कुछ KMC के फायर ब्रिगेड का हमला था तो वो थोड़े मुतासिर हुए थे, तो उनको फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और ऐसी कोई एक बंदा था जो फंस गया था, किसी सेलुलर कंपनी का कोई बंदा था, तो उसको जो है पाकिस्तान नेवी के हेलीकॉप्टर्स की मदद से जो है रेस्क्यू कर लिया गया। अच्छा, इसमें मुझे जरा बताइएगा कि एक कंट्रोवर्सी हम देख रहे थे कि आग को बुझाना किसकी जिम्मेदारी है, सिटी गवर्नमेंट की है या दूसरों की है, तो इस हवाले से कुछ चीजें तय हो गई हैं या अभी तक कंफ्यूजन चल रहा है?
सिटी गवर्नमेंट के नाजिम मुस्तफ़ा कमाल से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जस्टिफिकेशन ही नहीं है, मगर हम तो जो है इस आग को बुझाने के अमल में एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और तो उसके अलावा बहुत सारे जो है इदारे इस मुल्क से इस काम को जो है करने में, जिसमें पाकिस्तान नेवी और KPC और सिटी गवर्नमेंट, मगर ये तय नहीं हुआ है कि किसकी जिम्मेदारी है और आग बुझाने के, मगर तमाम इदारे जो है कोऑर्डिनेशन के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी बताइएगा कि कुछ अंदाजा हुआ कि आग कैसे लगी, इसमें कोई खुदा न खास्ता तकरीबी कार्रवाई का अंसर तो शामिल नहीं था? मेरी KPT के चेयरमैन से बात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह अब तक तो हम नहीं बता सके। मैंने उनसे ये भी सवाल किया था कि पहले जब आग लग चुकी थी तो आपको सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए थे ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई हादसा न हो। तो उन्होंने कहा कि पहले जो आग लगी थी वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई थी, जिसको आइडेंटिफाई कर दिया गया था, मगर ये जो आग लगी है इसका अभी तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि पहले भी सिक्योरिटी मेजर लिए गए और जो भी लिफ्ट सिस्टम है उसको भी रेनोवेट किया गया और जो भी जरूरी इकदाम वो उनके मुताबिक उन्होंने किए हैं। अच्छा, एक आखिर में मुझे जरा बताइएगा कि आपने बताया कि कैजुअल्टीज नहीं है और तमाम मामला जो है इस वक्त अंडर कंट्रोल है। जी जी, चलें, अल्लाह का आग बिल्कुल बुझने के जो अमल है वो कुछ ही देर बाद अंदाजा है कि आज आग जो है वो पे काबू पा लिया जाएगा। चलें, अल्लाह करे कि आप पे काबू पा लिया जाए। आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट का थैंक यू वेरी मच, और खास तौर पे अगर आपके पास कोई नई डिटेल्स हो तो हमें काइंडली बताइएगा जी। थैंक यू वेरी मच। अली अरबाब हमारे साथ मौजूद थे, अली असगर अरबाब, और हमें बता रहे थे कि वहाँ पे जो कंट्रोल है वो पाया जा चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ। एक खासा नुकसान हुआ है इस बिल्डिंग को जो आग लगी है, और अल्लाह करे कि ये भी मामला तय हो कि जिम्मेदारी इस तरह के मामलात में किस पर आती है। अब वापस आते हैं और प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और आगे सबसे आगाज़ करते हैं। डॉक्टर शेर अफगन न्याजी साहब से बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी अल्लामा इकबाल का एक शेर मैंने पढ़ा कि उसमें एक नहीं पढ़े, बहुत सारे पढ़े। नहीं, मैंने जो दूसरा जो सुनाया ना, जिस पे जो एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि खुदा फरेबी और खुद फरेबी, इसमें मुझे थोड़ा सा उसमें न जाए। ना हम शायर हैं, ना शायरों के साथी हैं, ना हमें इनकी शऊर। अल्लामा इकबाल तो शायर है, शऊर है। डॉक्टर साहब तो आप आयत का सवाल करें कि आयत का आर्टिकल पूछे हैं कि उसकी सब आर्टिकल पूछे हैं, ये भी नहीं, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन पूछे हैं। डॉक्टर हसन इकबाल को वैसे आदत हो गई है दखल अमल देने की। आप जो बुनियादी नुक्ता पूछना चाहते हैं कि अफाम व तफहीम कौमी सतह पे और ये क्या है क्या नहीं है, अगर आप सवाल सुन लेते तो शायद आपको पता चल जाता। डॉक्टर, उसमें सिर्फ गुजारिश इतनी थी कि मैं जो पूछना चाह रहा था वो ये था कि सियासी मफहमत की जो बात है उसका हुसूल क्यों कर मुमकिन है, कैसे मुमकिन है? कहीं हम अपने आप को तो नहीं कोई इस तरह की फरेबी दे रहे, फरेबी या खुदा फरेबी तो अगर आप सुन लेते तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता। मैंने सुना था। चले, अब आप इसका जवाब दे दीजिए। मैं बात एक ये करना चाहता हूँ कि पहली तो बात यह है कि हमारी मुमलिकत जो है वो इस्लामी है। हमारे पास बुनियादी दो चीज़ें हैं, और वो बुनियादी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं कि खुतबतुल विदा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी असूल वज़ह कर दिए थे कि अगर मेरी उम्मत को कोई मुश्किल पेश आ जाए, तकालीफ हो जाए और कोई मसाइल पैदा हो जाए तो उसके हल के लिए मैं आपके दरमियान अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ। ठीक। और उसके बाद ऐसी चीज़ भी है कि जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना है, यानी उनकी शरीयत जो है, जो हम शरीयत मोहम्मदी कहते हैं, जो आपने अमल फरमाया और उसे जो चीज़ें हमने ली या उसको आप फॉलो करें अगर कोई चीज़ आपके सामने आ जाए। इस कसवट्टी पर अगर हम परखना चाहें तो हमारे पास इससे बड़ा बुनियादी असूल और नहीं हो सकता। ठीक। उसमें कुरान करीम में दो आयात हैं इस हवाले से कि अफ़ाम व तफ़हीम क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। एक तो वह अमरो ये शूरा बैनहुम की आयत है, आल इमरान की है, और दूसरी एक और आयत है वशावरो फिल अमरे फ़इज़ा अज़मता व तवक्कुल अल्लाह, ये है। और इसमें दोनों मतन थोड़े से अलग हैं कि कोई मसला हो, कोई चीज़ हो, कोई डिस्कस करना चाहें आप कौमी हवाले से, इलाकाई हवाले से, कोई भी मसला आपके सामने आ जाए तो आप एक दूसरे से मशवरा करो
और मशवरे में अल्लाह पाक की बरकत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना भी है। दूसरी जगह एक और आयत जो दूसरी मैंने पढ़ी है, इसमें इससे भी वुसअत दी गई है कि सलाह मशवरा करो, अहदो पवान करो, और उसके बाद जब एक अहद कर लो, उसमें मशवरा कर लो, तो फिर मुझ पर भरोसा रखो और उस पर अमल दरामद करो। ठीक। अब तीसरी बात भी मैं कहना चाहता हूँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हयात से हमें मिला है, और वो ये है कि सबसे बेहतरीन मिसाल जो इस्लामी तारीख में है या आपके दौर की है, वो सुलह हुदैबिया। उसमें ये है कि ये कोई दो मुसलमानों के दरमियान या ग्रोहों के दरमियान सुलह नहीं थी, ये कुफार के साथ मुआहदा था बुनियादी, जिसको अल्लाह पाक ने फिर कलाम में उतारा एक आयत। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो तीन चीजें मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ हमारे यहाँ एक बड़ी रवश चल निकली है, और अगर तजिया हम करें आपस में, असूली तौर पर तो ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो होती है किसी मुल्क में, वो सिटिंग गवर्नमेंट्स के बरक्स गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, और उनका अपना मंशूर होता है, उनका अपना तरीक़ाकार होता है कि जो हुकूमत काम कर रही होती है उसके जो नकायस होते हैं या कमज़ोरियाँ होती हैं, ज़ाती नहीं होती, मुल्की हवाले से, उसके जो मुल्क के तरक्की के हवाले से, मईशत मुआशरत के हवाले से, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उसके हवाले से, या दयानतदारी या बदयानती के हवाले से। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिनेरियो में देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट के से कोई गलती हो जाती है, या वो चीज़ सही नहीं है कि महंगी कर रहे हैं और वो सस्ती भी उस कौम को दी जा सकती है, तो एक तरीका कार है और उस पर इख्तलाफ होता है। हिज़्ब इख्तिलाफ को और हिज़्ब इक़्तिदार का अपना तरीका होता है। और असल में यहाँ पे एक रविश उभर आई है कि मैं चूँकि बहुत सारी हुकूमतों में रहा हूँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब जब बरसर इक़्तिदार थी, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आए, तो इनके दो दौर जो है ये आइडियल है, और इसमें आप देखेंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलें, एक चीज आपने मुझे दो बातें ये मैं फिर आता हूँ आपकी तरफ। उसमें एक चीज डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आपने बड़ा अच्छा इस्लामिक पर्सपेक्टिव दिया, उसमें एक चीज जो मशवरे की आपने बात की है, वशाविरहुम फिल अम्र, ठीक है, मशवरा करो। अब सियासी मुफाहमत में जब बेसिक चीज आती है फिर वो मशवरा है। जब आप मुफाहमत की बात करते हैं तो रीच आउट करना पड़ता है दूसरों लोगों को। यही तो मैं बताने लगा, आप सुनने नहीं लगे। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली दफ़े वज़ीर आज़म बनी तो वो मॉडल टाउन तशरीफ ले गई, और उनकी कोशिश थी, फिर एक कमेटी मुकर्रर हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी थे, को और भी थे, उन्होंने इंतहाई कोशिश की, जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, क्योंकि वही अपोजिशन के रूप में वो उभर रहे थे। तो सूरत हाल ये हुई कि इसके बावजूद भी सूरत हाल संभली नहीं। उन्होंने एक ख़त लिखा गुलाम इसा खान मरहूम को कि आप इसको बरतरफ करो, ये करो, वो करो। अब जब दूसरी सूरत हाल हुई, मियाँ साहब बन गए वज़ीर आज़म। अब तो मियाँ साहब ने ये सोच लिया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से बात करना मैं इस तरह से है जैसे अपनी कमज़ोरी जाहिर करना है, और वो नीच हो गई हैं, मैं ऊंचा हो गया हूँ, मैं ब्राह्मण हो गया हूँ, वो शूदर हो गई हैं। इस तरीक़ाकार से सूरत हाल ये चलती रही कि हर तरीके से उन्होंने उसको ख़राब करने की कोशिश की। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फिर बरसर इक़्तिदार आई तो आपके ज़िम्मन में भी है, और सर बकिया दूसरे तमाम पार्टियों को मिलाकर तहरीक कभी निजात चलाई जा रही है, कभी उसको तारने की साजिश हो रही है, कभी आवाज़ पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो अफाम व तफहीम का सिलसिला चलता रहा है, अब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की बात की मैं एक आध मिनट आपको ज़रूर लूँगा। अब अभी इंग्लैंड में एक मीटिंग हुई है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, इन्होंने कहा मैं अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कहती है, मैं मल्टी पर्सनस कॉन्फ्रेंस कहता हूँ। अब वहाँ पे जब हुआ तो उसमें एक बड़ा बुनियादी अंसर होता है कि जब सियासी पार्टियाँ
जाती हैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, को मुद्दा के लिए, तो वो पहले अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से या सेंट्रल काउंसिल से सलाह मशवरा लेती हैं, गाइडलाइन लेती हैं, उनके साथ बात तय होती है, फिर उस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, उस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा आता है, एजेंडा आने के बाद वहाँ गुफ्तगू शुनीद होती है, और जो फिर वहाँ से नतीजा निकलता है फिर वापस पॉलिटिकल पार्टीज आती है इसमें और वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को बताती है। जहाँ क्या हुआ, जहाँ तो ना कोई एजेंडा था, जब जो खत्म हो गई कॉन्फ्रेंस तो उसके बाद अचानक बंद कमरे के अंदर एक बलगूबा सा, एक इत्तेहाद सा ऐलान कर दिया गया, जिसका नाम APDM का, ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट। अब उसका मंशूर उन्होंने ये तय किया कि जनरल परवेज मुशर्रफ को सदारत से हटाओ, इस हुकूमत को भी हटाओ, जैसे PNA ने एक सिलसिला शुरू किया था या IGI ने, अब हटाओ, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उनका मंशूर था इनको हटाओ। अगर ये हटाने में लग गए, कुछ अर्सा लगेगा तो इलेक्शन कहाँ चले जाएंगे और सियासी मुफाहमत कहाँ पे होगी। लेकिन सियासी मुफाहमत में फिर मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं है कि रीचिंग आउट जो है वो अभी तक, मैं ज़रा राजा साहब को बीच में लाना चाहूँगा। राजा साहब, खासी तफसील से उन्होंने इस्लाम का भी हवाला दिया और सारा कुछ, और पीपल्स पार्टी का पिछला जो दौर है, नवाज शरीफ साहब का जो पिछला दौर है उसका भी रेफरेंस दिया। आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि सियासी मुफाहमत क्या इस माहौल में मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो कैसे मुमकिन है? शुक्रिया कसाना साहब। डॉक्टर साहब ने जो इस्लामी हवालों से बात की है वो सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं और उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन जिस वक्त आप किसी मुल्क में सियासी मुफाहमत की बात करते हैं तो फिर सियासी, उस वक्त के सियासी माहौल को, मारूजी हालात को और सियासी मंजरनामे को सामने रख कर आप फिर मुफाहमत की बात करते हैं। सियासी मुफाहमत क्या होती है? सियासी मुफाहमत इस वक्त मैं समझता हूँ जो मुल्क को जिस मुफाहमत की ज़रूरत है, पहले तो उसको डिफ़ाइन करना चाहिए कि वो क्या मुफाहमत है। कारोबार सल्तनत या हुकूमत चलाने के लिए कुछ तयशुदा असूल हैं जो हर कौम जो है अपने मंशूर, अपने आइन के मुताबिक उसको तय करती है और फिर उस पर अमल करके वो समझते हैं कि ये जो सल्तनत का कारोबार है, कारोबार हुकूमत है, इस तरीके से चलना चाहिए। जब उस असूल से हट कर कोई बात हो तो फिर मुखासमत पैदा होती है, फिर तजादात खड़े होते हैं, फिर शोर शराबा होता है, माशरा तकसीम होता है। एक तकसीम तो हुकूमत और अपोजिशन की होती है जो एक कुदरती और सही वो है अपने अपने मंशूर के ताबे। एक तकसीम फिर माशरे में वो हो जाती है जिस वक़्त आप आइन और कानून से हट कर कोई निज़ाम वज़ा करना चाहते हैं तो फिर उससे एक रिटेलिएशन होती है पूरे माशरे में, और वो तकसीम जो है वो ख़तरनाक होती है। इस वक्त सूरत हाल जो है मुल्क की, वो इस चीज़ की मतकाजी कि मुल्क को मफाहमत की तरफ लेके जाया जाए। कैसे? मैं तो ज़रा खुल के बात करना चाहूँगा। इस मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम डेवलप हो रहा था और वो 2 पार्टी सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता अगर ये मसला फिर ना आता, फिर एक दफ़ा हम जमहूरी पटरी से नीचे ना आते। वो दोनों बड़ी क़यादत जो है इस मुल्क के, जिनके साथ पाकिस्तान की आवाम है, वो इस वक्त बैरून मुल्क है। इलेक्शन की आमद है, ऐलान हो रहा है जनाब के इलेक्शन जो है वो अनकरीब है, कोने पे खड़ा है, वो तो नुक्कर पे आ गया है। अब इलेक्शन की बुनियादी जो सिफ्त है वो ये है कि आप उस इलेक्शन को ईमानदाराना, साफ शफाफ इंतखाबात कहते हैं जिसमें तमाम पार्टियों को जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हों बराबरी का जो है वो उनको मैदान दे, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको आप कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि अगर इस सारे मसले का हल जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है, गैर यकीनी की कैफियत है, आदमी परेशान है कि क्या हो रहा है, सियासी सूरत हाल क्या है, कल क्या होगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, अमन व अमान की सूरत हाल है, जान और माल की हिफाजत भी हुकूमत का फ़र्ज़ होता है, उसकी तशवीशनाक हालत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, अवाम में एक इज़्तिराब है। और सच बात तो यह है कि अगर आप बैरूनी दुनिया में जाते हैं तो वो लोग, आम शहरी जो है मुल्कों का, वो समझता है शायद पाकिस्तान कोई महफूज जगह है सफ़र करने के लिए। सैर व सियाहत जो है वो इस मुल्क की ख़त्म हो गई है, लोगों ने आना बंद कर दिया है, और उसके बाद जो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट होनी थी वो रुक गई है। इस माहौल में ना तो फिर, मकसद मेरा ये तनकीद नहीं करना बल्कि मैं समझूँ जब ऐसा किसी मुल्क में या स्टेट में माहौल पैदा हो जाए, इस तरह के हालात हों, तो वहाँ का जो सबसे बड़ा असर होता है उस मुल्क की आवाम पर होता है, आम शहरी पर होता है, उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है और अजेरन हो जाती है।
इस वक्त भी सूरत हाल उससे मिलती जुलती है। हम ये समझते हैं कि कौमी मुफाहमत की जब बात करते हैं, आप सियासी मुफाहमत की बात करते हैं, तो कोई ऐसी राह निकालनी जिससे मुल्क मजीद, हम मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा खराबी के हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। मैं वो पॉइंट कर लूं, फिर इकबाल साहब अपनी बात करें। हम ये समझते हैं कि एक रास्ता है, वो है साफ शफाफ इंतखाबात का। उस पर ही मुफाहमत हो कि भाई कैसे इंतखाबात कराए जाएं ताकि पाकिस्तान का शहरी, आम शहरी, सारी सियासी जमातें उसको सही इंतखाबात, ये बेसिक नुकता है आपका। ये बेसिक नुकता, और इसीलिए आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात, जी हमारे मुज़ाकरात भी इस बात पर होते हैं कि जो ट्रांजिशन आपने जो इंतखाबात कराने हैं वो साफ शफाफ किस तरह होंगे और उसकी गारंटी क्या है कि आम लोगों को वो साफ शफाफ इंतखाबात नजर आए। उसके लिए एक ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जिसको आप केयर टेकर सेटअप होते हैं, जो कौमी मुफाहमत, इनको भी उस पर एतबार हो, उस शख्स पर, मुझे भी एतबार हो। चलो अगर 100% हम उसको एतबार नहीं करते तो 90% तो हो। हम कम से कम हमें ये एहसास तो ना हो कि ये शख्स जो बैठा है ये अगर हमें वोट मिलेगी भी फिर भी हमें इलेक्ट नहीं होने देगा। वो जिस वक्त आप हालात पैदा कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप कौमी मुफाहमत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आप जरा बताइएगा कि इस हवाले से PMLN का क्या पर्सपेक्टिव है कि इस वक्त के जो मामलात हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, बेनज़ीर साहब बाहर हैं, सियासी मुफाहमत प्रेसिडेंट ने कहा कि होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? देखिए सर, आपने एक बड़े अहम मौजू को ज़ेर बहस लाए हैं, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। आज 60 साल, अब हम ये 60वां जश्न आज़ादी बना के हटे हैं, और पाकिस्तान जब बना था तो ये ख्वाब था, और इस खित्ते के करोड़ों लोगों का ये अरमान था, और उनके आंखों में ये ख्वाब थे कि इस मुल्क को हम एक दुनिया के सामने नमूना बना के बताएंगे कि इस खित्ते के लोग, मुसलमानान जनूबी एशिया, एक जदीद रियासत कायम कर सकते हैं जिसमें हर मज़हब का शख्स, हर पस मंज़र का आदमी, नस्ल, रंग, जो भी उसकी बैकग्राउंड हो, वो एक आज़ादी के साथ, बराबर मौक़ों के साथ यहाँ पे आज़ादी हासिल करेगा, उसको समाजी इंसाफ मिलेगा, उसको रोज़गार के मौके मिलेंगे, यहाँ पे डिग्निटी होगी, और सबसे बढ़कर ये कि एक आज़ाद खुद मुख्तार कौम होंगे, हमें कोई डिक्टेट नहीं करेगा। हम बरतानिया की गुलामी से इसलिए नहीं निकले थे कि कोई पुल और नहरें सिर्फ बनानी थी, वो तो अंग्रेज़ भी बना रहा था। हमारा प्राइड था कि हम आज़ाद कौम बनना चाहते हैं और अपने नज़रिए के मुताबिक रहना चाहते हैं। आज 60 साल गुजरने के बाद आपने बैनुल अक़वामी मीडिया पर, मुकामी मीडिया पर जितनी बहसें सुनी, सब में आपको एक दर्द नजर आया कि लोगों के आज भी आंखें उसी तरह दर्दमंद हैं कि वो हमारे ख्वाब कहाँ गए। और एक ये बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है कि हमने पाकिस्तान को किस सिमत में लेकर जाना है। और मैं आपसे ये अर्ज करूं कि देखिए, जब कौमों को बनाया जाता है तो उसके बनने की बुनियादी शर्त ये होती है कि उसके तमाम अज्जा जो हैं, जिस तरह एक कामयाब टीम है, जब तक वो कोऑर्डिनेट नहीं करते, तमाम इदारे, एक हॉकी की टीम हो, क्रिकेट की टीम हो, जब तक उनमें एक सिनर्जी नहीं होती, वो कभी फतह से हमकिनार नहीं हो सकते। जिस टीम के लोग बाहम दस्तो गरेबान होंगे, जिसका इंटरनल क्राइसिस होगा, जिस कौम में इंटरनल इंतशार होगा, उसके किसी इदारे को नहीं पता होगा कि देखिए एक टीम है, सेंटर बैक को या सेंटर हाफ को, फुल बैक को, फॉरवर्ड को ये नहीं पता कि मेरे खेलने के कौन सा मुकाम है। अगर कभी सेंटर हाफ फॉरवर्ड खेलेगा, कभी जाके वो फुल बैक खेलेगा, तो कुछ भी नहीं होगा। तो हर कौम की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उसके इदारों की हदूद डिफाइन हो, हर इदारा अपने अपने हदूद के अंदर काम करे और पूरी कौम हम आंगी के साथ आगे चले। अब हम पिछले 60 साल से ये देख रहे हैं कि इस मुल्क में बार बार मार्शल लॉ लगता है, और हर बार मार्शल लॉ के साथ एक मुफाहमत की जाती है। अयूब खान के मार्शल लॉ के साथ मुफाहमत हुई, याहिया खान के मार्शल लॉ के साथ मुफाहमत हुई, ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ के साथ मुफाहमत हुई, लेकिन इस मुफाहमत ने काम नहीं किया। अब कोई बुनियादी मसला है, हम भी मुफाहमत के हक में हैं, लेकिन एक ऐसी मुफाहमत के जिसमें एक मिलिट्री डिक्टेटर के इक़्तिदार का दिफा करने के लिए मुफाहमत की जाए, उससे मसला हल नहीं होगा। हमारा नुक्ता नज़र यह है कि अगर एक हकीकी मुफाहमत चाहिए तो इस मुल्क के निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा। इसको आधा तीतर आधा बटेर करके अब आप नहीं चला सकते आमरीत और जमहूरियत के दरमियान। आपको ये फैसला करना पड़ेगा, या तो इस मुल्क को 16 करोड़ आवाम की हाकमियत में दें, या इसको चंद मुट्ठी भर जनरल्स या जो डिक्टेटर्स हैं वो चलाएं। बेसिकली आपका पॉइंट ये है, मैं उसके लिए अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, हमारा मकसद ये है कि आइए अगर मुफाहमत करनी है तो जनरल मुशर्रफ 8 साल से इक़्तिदार में बैठे हैं, उनका नारा है सबसे पहले पाकिस्तान, वो उम्मीदवार है आइंदा इलेक्शन लड़ने के लिए भी, तो आए वो इस्तीफा दें, सबके साथ लाइन में खड़े हों, एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए कि जिसके ऊपर सबका इत्तफाक राय हो, और हम एक नया आगाज करें
कि कोई इख्तलाफ ना कर सके उस निगरान हुकूमत के ऊपर, उसकी निगरानी में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बने। अब आप कुछ पैरामीटर्स जो है वो तय किए फिर मैं आपकी तरफ रास्ता निकाल फॉरवर्ड लुकिंग जो अप्रोच है वो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा एक ब्रेक का नाज़रीन टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर तफसील से डॉक्टर शेरफ अफगान नियाज़ी साहब का रिस्पॉन्स लेंगे इस हवाले से। आप जाइएगा नहीं, प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। डॉक्टर साहब वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है सियासी मुफाहमत के हवाले से और एहसन इकबाल साहब से बात हो रही थी। हम एक और पर्सपेक्टिव भी आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, वो है एमएमए का पर्सपेक्टिव। और चलते हैं लाहौर और बात करते हैं फरीद अहमद प्राचा साहब के साथ और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। प्राचा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। प्राचा साहब, हमारे साथ एक बड़ा माशाल्लाह ह्यूज पैनल मौजूद है। डॉक्टर शेरफ अफगान नियाज़ी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, एहसन इकबाल साहब, आपके दोस्त जो हैं वो बैठे हुए हैं। बात हो रही है सियासी मुफाहमत के हवाले से और सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। एमएमए का इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि सियासी मुफाहमत इस वक्त हम कैसे अचीव कर सकते हैं? जी, इसमें जो प्री क्वालिफिकेशन है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत ही बुनियादी अहमियत रखती हैं जी, वो अगर हासिल होंगी तो फिर उसके बाद आगे मुफाहमत की बात होगी। यानी किसी सियासी हुकूमत से तो कोई बात हो सकती है, लेकिन एक फौजी हुकूमत जो गैर आईनी हुकूमत है वो मौजूद हो और उसकी मौजूदगी के अंदर अगला कोई भी एजेंडा, चाहे वो उनके सदारती इंतखाब का हो या मुल्की इंतखाबात का हो, वो किसी सूरत भी उस पर कोई बात नहीं हो सकती जब तक उनका जो गैर आईनी एक सदर होने की हैसियत है वो खत्म नहीं होती। और उसके लेकिन प्राजा साहब, आप इस हवाले से पहले तो गुफ्तगू उनके साथ भी कर चुके हैं, मुज़ाकरात भी कर चुके हुए हैं, 17 अमेंडमेंट जो है वो उसमें शामिल हो चुकी हुई है। पहले तो आपने गुफ्तगू की थी, वो तो सिर्फ इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए थी और वो इसी बात के लिए थी। और उसी का तजर्बा ये बात वाज़ेह कर रहा है ना कि जिन्हें अपनी कही हुई बात का पास नहीं है, 16 करोड़ आवाम से कही हुई बात का उन्हें कोई पास नहीं है, आईन के अंदर हुई अमेंडमेंट का उन्हें कोई पास नहीं है, उनके साथ किस बात के ऊपर किस बुनियाद के ऊपर उनसे बात। लेकिन अभी जो आपने पहले जो आर्गुमेंट दिया कि हमने ये इसको सिचुएशन को ठीक करने के लिए सब कुछ किया था, अभी भी अगर सियासी मुफाहमत की जरूरत महसूस की जा रही है तो उसी सिचुएशन को समझते हुए आप दोबारा भी तो मुज़ाकरात कर सकते हैं। बात यह है ना जी कि ये सूरत हाल जिन्होंने सारी खराब की है, जो खराबी का मंबा व मस्तर है, उनके साथ जब हम बात करेंगे तो वो बात तो कोई नतीजा खेज नहीं होगी। बात तो यह है ना जी कि हम आइंदा इंतखाब में जाना चाहते हैं, अब पूरी कौम उसकी तरफ जा रही है। अगर इंतखाबात के लिए एक फौजी वर्दी के अंदर फौजी छतरी तले एक इंतखाबात होने हैं तो उसके बारे में हम यकसू हैं कि वो किसी सूरत भी शफाफ नहीं हो सकते और किसी सूरत भी गैर जानबदाराना और आजादाना नहीं हो सकते। इसलिए जब ये बात यहाँ पे आके अटकी हुई है तो बात तो जब तक ये खत्म नहीं होगी उसके बाद अगले तो फिर सारी चीजें ये हैं कि एक अबूरी हुकूमत कायम हो, उसमें अबूरी सदर कायम हो, आईने पाकिस्तान में उसका रास्ता भी मौजूद है, एक आजाद बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन हो, उसके लिए भी आइन के दफात और आर्टिकल मौजूद हैं। तो रास्ता तो आइन में सारा मौजूद है, बस गैर आईनी सिलसिले खत्म हो तो आईनी रास्ते तो बड़े साफ और प्राचा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पर्सपेक्टिव जी। आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा, बहुत मेहरबानी। फरीद अहमद प्राचा साहब एमएमए के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि इस तमाम मामलात को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ें जो हैं पैरामीटर्स कुछ तय करनी चाहिए। डॉक्टर शेरफ अफगान नियाज़ी साहब, आपके ऊपर वो कहते हैं कि बक स्टॉप्स एट डॉक्टर शेरफ अफगान नियाज़ी साहब, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे पूरी सिचुएशन? ये बड़े आसान सी बात है। आइंदा इलेक्शन आ रहे हैं, दस्तूर के मुताबिक है, कोई जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने मुकर्रर नहीं किए हैं। 16/11/2002 को हमारी असम्बली ने हलफ लिया और 15/11/2007 को असम्बली की दस्तूरी मियाद पूरी हो रही है, तो 15 के बाद निगरान हुकूमत
जो दस्तूर में दी गई है वो यकीनन वजूद में आएगी और ये असम्बलियाँ खुद ब खुद तहलील हो जाएंगी, हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। तो अब इसमें एक दो नुक्ते मैं वजाहत करना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसी तरह का है परमानेंट बेसिस पे जिस तरीका के इंडिया का है, और इस 17वीं तरमीम के बाद इसकी वही ताकतें हैं जो इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। क्या वो एक्सरसाइज भी करता है? वो बिल्कुल करता है, और मैं बताता हूँ जी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कादी फारूक, वो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसकी बैकग्राउंड नहायत साफ सुथरी रही है, एक बहुत आला ऑनेस्ट जुडिशल ऑफिसर रहा है। 4 जजेस हैं, तमाम सूबों से एक एक जज है जो हाई कोर्ट का जज है जिनकी अच्छी रेपुटेशन है। अब उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होंगे, और उसके रिटर्निंग अफसर जो होंगे वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, और उनके साथ जो असिस्टेंट होंगे वो सीनियर सिविल जजेस होंगे, सिविल जजेस होंगे। ये एक सिनेरियो। अब दूसरी बात कि केयर टेकर या निगरान हुकूमतें होंगी, और वो होंगी जिनका कोई ताल्लुक नहीं होगा किसी पार्टी से, जिसका कोई ताल्लुक नहीं होगा किसी की तरफदारी का, वो खुद ना हिस्सा ले सकेंगे, ना उनके अजीज अकारब होंगे कि वो हिस्सा ले रहे होंगे। लिहाजा निगरान हुकूमत की कोई दिलचस्पी नहीं। जो उनका कंसर्न है डॉक्टर साहब वो ये है कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फौज, मैं अभी बताता हूँ, वो भी मैं बात बताता हूँ कि जो वो फरमा रहे थे उनका एक मुद्दा है, वो इंडिया दे रहे थे। सूरत हाल ये है कि ये सेटअप है। उसके बाद एक और मैं इससे आगे जाऊँगा। अब ज़राए अबलाग इतने तेज़ हो चुके हैं, जिस तरीके गुज़श्ता आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो बात आपने देखी है कि मिनट की खबर आती रही, हर चीज़ आती रही, लोगों में शौरी तौर पर आगाही होती रही, मालूमात हासिल होती रही। अब ज़राए अबलाग प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो इतने तेज हो चुके हैं। वो तो पाबंदी भी लगा दी गई थी ना, लाइव पे तो कोई पाबंदी नहीं होगी। क्या पोलिंग स्टेशन पे जाने पे पाबंदी होगी? नहीं होगी। हर जगह पे वो चेक कर सकेंगे। फिर पॉलिटिकल पार्टीज अपने मुकर्रर करती है वर्कर्स, उसके ऑब्जर्वर्स आएंगे बाहर से, दुनिया की निगाहें हमारे इस इलेक्शन पे होंगी। और अगर हम पूरी तरह से ध्यान से इन इलेक्शनों को लड़े तो हमारी 4 ज़रूरियात है। 4 क्या है कि साफ सुथरे, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात होने चाहिए, एक बात। दूसरा, जिसको लोग चाहे वोट दे, उन लोगों को जो मुंतखब होकर आए उनको हुकूमत मिलनी चाहिए, ये उनका हक है। जिस तरीका से ये पहली दफे हुआ है जनरल के होते हुए, हालांकि सियासतदान तो कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से ये असम्बलियाँ टूट जाए, हुकूमतें खत्म हो जाएं और आ जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक चीज मुझे बताइएगा कि ये तमाम चीजें जो हैं, मैंने पहले भी पूछा और लोगों का भी कंसर्न है, अपोजिशन जो बैठी हुई है उनका भी एक कंसर्न है कि अम्ब्रेला जो है, अम्ब्रेला अगर फौज की रहती है, और उसके साथ साथ देखें आपने कहा कि रेलेवेंट ये तो मैं उसके फैक्टर्स बता रहा, अभी मैं उस तरफ आता हूँ। ये मेरे साथ ही बैठे हुए हैं राजा परवेज अशरफ साहब, ये तो हाउस में हमेशा रहते हैं, बड़े अटेंटिव है और बड़े एलोकेंट भी हैं और हर इशू को भी उठाते हैं, उस पर बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू भी करते हैं। असर इकबाल साहब कुछ अरसे से बाहर है, मियाँ साहब के ये बड़े मोतबद साथी रहे, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग के भी रहे और ये समझदार भी हैं। इनकी वालदा मोहतरमा मेरे साथ कुलीग भी रहे हैं, बड़ी समझदार MNA थी। तो मैं अभी ये तो एक मरहला हुआ। अब दूसरा मरहला ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शौकत अजीज़ साहब हैं, चौधरी शुजात हुसैन हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं, दूसरे भी ज़िम्मेदार हैं और ये MMA के लोग ज़िम्मेदारों में से सबसे ज़्यादा मौलाना फजल रहमान खान है, क्योंकि स्टेक भी उसी का है। काजी हुसैन अहमद ने तो बिला वजह इस्तीफ़ा दे दिया है और सूरत हाल कुछ और है। मैं समझता हूँ कि और बारहा ये राज साहब इसकी तस्दीक करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब ने, चौधरी शुजात हुसैन ने और हमारी सबकी ख्वाहिश है कि ये पार्टियों के जितने सरबराह यहाँ हैं या जो रिप्रेजेंटेड हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और सूबाई असम्बलियों में हैं, सेनेट में हैं, खुदारा ये इकट्ठे बैठ जाएं। जो जो खदशात हैं इन्हें
जो इन्हें फिक्र है कि तो मुज़ाकरात कर रहे हैं ना आपसे। और ये मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन ने, डॉक्टर साहब पीपल्स पार्टी तो आपसे मुफाहमत के लिए नहीं, वो और बात है उनकी जो है ना, मैं समझता हूँ कि इनकी जो कायद है ना वो समझदार है, वो समझती हैं कि क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर इन्हीं इलेक्शनों से होगा, ये बड़े अहम इलेक्शन हैं और उसको समझ है कि अगर इन इलेक्शनों को किसी तरीका से साफ सुथरे शफाफ गैर जानिबदाराना बना दिया जाए, चाहे वो परवेज मुशर्रफ से क्यों ना गुफ्तगू करनी पड़े, इसमें वो हिचकिचाहट नहीं समझती। तो वो ठीक कर रही हैं, वो कौम के लिए कर रही हैं और वो ठीक, वो इंतखाबात के लिए कह रहे हैं वो ठीक कर रही हैं। अब ये इनका नजरिया है ही। अच्छा, उनसे पूछ लेते आप अभी रिसेंटली मोहतरमा से मिल के आ रहे हैं, आपको ये भी सुना है कि जो ड्राफ्ट है डील का गवर्नमेंट के साथ डील नहीं कर रही, मुज़ाकरात कर रही हैं, मैं जरा राय साहब से रिस्पॉन्स ले लूं कि राय साहब इस हवाले से भी थोड़ा सा अपडेट हमें जरा दीजिए। इसमें कोई मेरा ख्याल है कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हम तो बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहते हैं कि भाई मुज़ाकरात का भी एक ऑप्शन है। जब मुज़ाकरात की बात हुई, डील की बात हुई, मुलाकात की बात हुई तो आप लोगों ने पहले डिनाई किया जी, फिर आहिस्ता 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 चीजें खुलती गई। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये जो निटी ग्रिटी है ना जी, क्या हुआ, मैं कहता हूं कि बात ये है नेट शेल कि हम ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं और हमारे मुज़ाकरात जो हैं इन 3 पॉइंट्स के ऊपर हैं। साफ शफाफ इंतखाबात, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, उनका इनकात मैं इस पे जोर देकर कहूंगा, आई विल एम्फसाइज ऑन दिस, कि अगर खुदा न खास्ता हमने इन इंतखाबात को किसी तरीके से भी सैबोटाज कर लिया, इनसे हम दूर हट गए, किसी ने भी कर लिया, तो ये कौमी अलमिया होगा, फिर यू टर्न जो है ना वो बहुत लंबा होगा और कौम को भुगतना पड़ेगा। वर्दी समेत वर्दी समेत सब कुछ हमने तो पहले दिन कहा है कि कसूली फैसला है कि वर्दी को हम तस्लीम नहीं करते। देखे ना, हम उसको किसी तौर पर भी जो है वो तस्लीम इसलिए नहीं करते कि वो जो इकदार हैं जमहूरियत की उसकी नफ़ी करती हैं, एक बात। दूसरी, मैं आपको जो ख़ास बात बताना चाह रहा हूँ कि जब आप कौमी मुफाहमत की बात करते हैं तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप वो फिर एक जनरल मुफाहमत होती है जिसमें कोई पिक एंड चूज नहीं होता। जब आप कौमी मुफाहमत की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने पर जो बार है, ये मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर भी कोई कानून, कोई इखलाक इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। और आई एम वेरी सॉरी टू से, वो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब मेरी बात सुन रहे होंगे, फरीद पराचा साहब, कि सबसे बड़ी ज़्यादती ये हुई कि शख्सियात को हिट करने के लिए, पार्टीज को हिट करने के लिए, कि मुस्लिम लीग एन को भी करो हिट, पीपल्स पार्टी को भी करो, क्योंकि ये 2 कौमी जमातें हैं, इनके सरबराहों पर बार लगा दो। ये बार जो है अच्छा उठनी चाहिए, उठनी चाहिए, बार उठनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी कोई आमर आता है, डिक्टेटर आता है, उसके बाद वो एक इंडेमनिटी लेता है ना, हाउस से लेता है, अरेंजमेंट करता है। मैं कहता हूं कि इस दफा जरूरत है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को इंडेमनिटी दी जाए और जनरल इंडेमनिटी दी जाए, और ये ज़हन दिया जाए कि हम वाकई नेक नीति से मुफाहमत की तरफ बढ़ रहे हैं और आए इस मुल्क में खुशगवार माहौल पैदा करें, एक ऐसा माहौल जिसमें पाकिस्तान की आवाम को बात की है। इकबाल साहब से मैं लेता हूं, मुकम्मल कर लूं कि ये हक सिर्फ पाकिस्तान के 16 करोड़ आवाम को दे दिया जाए कि वो किसका इंतखाब करते। काश कि ये हक दे दिया जाए। नहीं राजा साहब, अगर आप नहीं देंगे, सुने, अगर आप नहीं देंगे ना सियासतदान बचेगा, ना जर्नैल बचेगा, कोई भी आवाम को आप दे नहीं रहे हैं, ये हक दे रहे हैं आप बुश एडमिनिस्ट्रेशन को। आप वहां पे जाके उनसे पूछते हैं कि किस तरह हम वापस आ सकते हैं। एक सेकंड, लेकिन मैं जरा कॉलर से जरा बात कर लूं, एक कॉल से जरा लेते हैं और देखते हैं कि कॉलर इस हवाले से क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, लाइन ड्रॉप हुई है। एहसन इकबाल साहब से इन द मीन टाइम मैं जरा एक सेकंड एहसन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, कॉल वापस आई है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? मैं सऊदीया से जी मुजाहिद बोल रहा हूँ। मुजाहिद साहब सऊदी अरब से फरमाइए। जी जी, मेरा सवाल राजा परवेज अशरफ साहब से है जी कि उन्होंने जब इतना अरसा 5 साल हो गए हैं तो असेंबली में बैठे हुए हैं, अपने इलाके के लिए उन्होंने क्या किया है? जब वो वोट के लिए गए थे तो हर किसी से बोलते थे मुझे वोट दो, एक दफा मुझे असेंबली में बचाओ,
मैं आवाम की खिदमत करूंगा, मैं मेरे साथ हाथ बांध के लोगों से वोट लिए उन्होंने, अब जबकि 5 साल उन्होंने अपने इलाके के लिए एक काम नहीं किया। मुझे ऐसा, थैंक यू वेरी मच, मैं रिस्पांस लेता हूँ इनकी बारी जब आएगी, लेकिन पहले एहसन इकबाल साहब खासी देर से मेरी तरफ देख रहे हैं और बड़े गुस्से से देख रहे हैं। एहसन इकबाल साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा राजा परवेज अशरफ साहब से इख्तिलाफ करूंगा। हमारी जमात का मौकफ ये नहीं कि पाकिस्तान का असल मसला ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को जो 2 दफा की पाबंदी लगाई गई है वो हटाया जाए। पाकिस्तान का असल मसला इसमें कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को स्टैब्लिश करना है, और हमारा बेसिक पॉइंट यह है कि 12 अक्टूबर 99 का जो आइन है उसको बहाल होना चाहिए। 17वीं तरमीम की एक नुक्ते को भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, चूंकि वो पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ता है। और मैं आपसे इसरार साहब ये कहना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाया गया तो इस मुल्क के वफाक के लिए इतना बड़ा खलफशार होगा। आप बलूचिस्तान के हालात देखिए, आप कबायली इलाकों के हालात देखिए, आप छोटे सूबों की महरूमी देखिए। हम पाकिस्तान के वफाक को बचा नहीं सकेंगे। जैसे कि 1971 में हमने समझा कि गोलियों के साथ, बंदूकों के साथ हम पाकिस्तान के वफाक को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उन इंतखाबात के नताइज को कबूल ना किया गया, उसके नतीजे में पाकिस्तान टूट गया। तब भी एक सदर ने कहा कि मैं सदारत नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मशरकी पाकिस्तान टूट गया। अब गुजारिश यह है कि इस वक्त एक बहुत पाकिस्तान में तब्दीली आ चुकी है। गुज़श्ता 5 माह के दौरान एक नया पाकिस्तान वजूद पा चुका है। चीफ जस्टिस की बहाली की तहरीक में कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी, हकीकी जमहूरियत की बहाली, मीडिया की आज़ादी और फौज के सियासी किरदार के खात्मे पर एक नेशनल कंसेंसस आ गया। और मैं ये बात भी वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये अक्सर हमें डराते हैं लोग कि जी जो जमहूरियत है वो पटड़ी से उतर जाएगी, इमरजेंसी लग जाएगी, मार्शल लग जाएगी। इसरार साहब, पाकिस्तान के लोग सुन रहे हैं, मैं उन्हें गवाह बना के कहता हूं कि यह नया पाकिस्तान 16 करोड़ अवाम के अंदर जो शऊर जाग चुका है गुज़श्ता 5 माह के दौरान, अब पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाना, मार्शल लॉ लगाना नामुमकिन है। अगर किसी ने ऐसी जुर्रत की तो 48 घंटे में यह कौम उसे नाकाम बना। अच्छा, एक चीज जो आपने कहा 16 करोड़ अवाम की बड़ी बात, इसकी बुनियादें तब्दील हो चुकी है। इकबाल साहब, 16 करोड़ अवाम की बात हो रही है। मैंने अभी आखिर में सिर्फ एक फिनोमेना डिस्कस करना है, और वो ये है डॉक्टर साहब कि हमारी पॉलिटिक्स में अमेरिका का क्या रोल है। हमारी पॉलिटिक्स में छोटी छोटी निटी ग्रिटी, जिस तरह इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया, उसमें भी हमें आके अगर अमेरिकन बताएंगे कि जी आप इस तरह कर लें, उसके साथ डील कर लें, उसके साथ ना करें, अगला इलेक्शन जो है वो इस तरह होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए, ये जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में आउटसाइड इंटरफेरेंस है, ये क्यों है? इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि जो अगला इलेक्शन है इसमें जिस तरह वो लिबरल और एक्सट्रीमिज्म सारा कुछ बताऊंगा जी, ये बड़ा टची पॉइंट है। बाद लोग डरते हैं अमेरिका से कि बात करते हुए डरते हैं कि उन्हें जाना होता है ना। नहीं, ये बड़ा डेंजरस चीज़ है। 2 चीज़ें मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। एक, मैं माजरत के साथ आपकी इजाज़त है, और मैं एहसन इकबाल से भी माजरत करूँगा। हमें कबूल हैं वो इंतखाबात। अब मैं सीधी बात कर रहा हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे परवेज मुशर्रफ साहब है, चाहे शौकत अजीज साहब है, चाहे एहसन इकबाल हो, चाहे राजा परवेज अशरफ हो, तमाम हम इलेक्शनों में जाएं। साफ सुथरे इलेक्शन होने चाहिए, जिनको लोग वोट दे उनको ये इक़्तिदार मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। एक बात, एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगा कि वो लीडर जो अपनी कौम को पीछे छोड़कर रातों रात मुआहदे करके किसी के कहने पर उनके खिलाफ मुकदमे थे, सब कुछ था, वो चले गए बगैर साथियों से सलाह मशवरा की हुई। मेरी एक डिमांड है प्रेसिडेंट से भी और अपने प्राइम मिनिस्टर से भी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट से कि जिनके खिलाफ जो मुकदमे हैं पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के तहत दर्ज शुदा, पहले उनमें उनको साफ होना चाहिए। अगर बेगुनाह उन पे मुकदमे किए गए हैं तो वो छूटने चाहिए, उनके खारिज होने चाहिए। अगर जायज मुकदमे हुए हैं तो उसमें उन्हें सजा होनी चाहिए। अगर आम भेजा किसने था उनको, जो भी ये आप किसी तरीके से मैं बताता हूँ। अब बात ये है कि वो गए थे, लेकिन अब वक्त आन पहुंचा है कि जब हजारों गरीब लोग उन्हीं चार्जेस के तहत जेलों में गल सड़ रहे, जिन्हें ना कोई पूछने वाला है ना कोई सुनने वाला है, और ये लोग बाहर मौजे करने के लिए चले जाते हैं, और जब टाइम मिलता है तो फिर लीडर बन के वापस आना चाहते हैं और वो कहते हैं कि अब इल्जाम लगाएं। अच्छा, मुझे अमेरिका के बारे में थोड़ा बताइएगा। दूसरा अमेरिका के बारे में बता, मेरी ये डिमांड है और बाद में बरबला 16 करोड़ पाकिस्तानियों से इस्तदा करता हूँ कि इन लीडर साहबान के खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज हैं
पहले वहां से सफा होके आए और फिर कौम की लीडरी करे, अगर वो साफ होंगे। अच्छा, मैं इसका दूसरा अमेरिका की बात करता हूं मैं। अमेरिका दुनिया की सुप्रीम पावर हो चुका है, सुपर पावर नहीं है, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं। और उसके जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने बनाया है, उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हम भी आते हैं। फिर ये बात भी मुसद्दका हो चुकी है कि दुनिया में दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज, मुझे पाकिस्तान के हवाले से डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि इंतहा पसंदी आप पूछना चाहते हो। मैं अगला जो इलेक्शन है, देखें सुप्रीम पावर तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम पावर होंगे दो चीजों के। ये क्या अगला इलेक्शन जो है एक्सट्रीमिस्ट और लिबरल के दरमियान होगा? किसान साहब सुने, ये दो ताकतों के खिलाफ होगा। उन ताकतों के जो प्रो दहशत गर्द है और प्रो एक्सट्रीमिज्म है। क्या हमारी सोसाइटी इसी तरह डिवाइडेड है? देखिए है जी, इसमें कोई शक शुबा नहीं। आपको याद होना चाहिए और अब भी है कि लाल मस्जिद का कजिया हुआ, बहुत सारे लोगों ने, बहुत थिंकर्स ने, दुनिया के बहुत कॉर्नर से बड़ी नेगोशिएशन हुई, 6 माह तक करते रहे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे बच्चियां निकालते रहे और फिर ऑपरेशन करना पड़ा जब मिलिट्री, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस के लोग शहीद होना शुरू हुए और सिलसिला। अब बात ये है सीधी सी, ये अब टग एंड वार है कि वो लोग जो प्रो एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पसंद है, दहशत गर्द है और जो असल में दहशत गर्दी कर रहे हैं, और वो लोग जो मॉडरेट है, इंतहा पसंद नहीं है, जो उनके राजा साहब, आखिरी चंद लम्हात है, मैं चाहता हूं कि ये एक फिनोमिना मुझे जो खुद समझ नहीं आ रही है कि क्या हमारी सोसाइटी इसी तरह डिवाइडेड है, इसी तरह फ्रेगमेंटेड है कि जिस तरह अमेरिका सोचता है कि लिबरल्स हैं और एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट हैं, और अगर हम लिबरल्स का साथ देंगे तो हमारी जनाब हुकूमत आ जाएगी और बाकी सब लोग जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। क्या इस तरह हम लोग डिवाइडेड हैं? मैं आपको इसमें ये गुजारिश करूं, मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी गलत परसेप्शन है जो हम नोइंगली या अननोइंगली, जानते हुए या ना जानते हुए, हम खुद भी इसको हवा दे रहे हैं प्रोग्रामों के जरिए, मीडिया में। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तानी बेसिकली बड़े पुरअमन, बाइज्जत, मॉडरेट और अच्छे लोग हैं, और इस्लाम भी एक बड़ा मॉडरेट मज़हब है और बड़ा रिफाइंड है, और मैं समझता हूँ रिफॉर्म्ड है, और इसमें इंसानी जिंदगी के नहायत बेहतर पहलू हैं। आपकी पार्टी पे खुद को हमला क्यों हुआ? मैं एक अर्ज क्यों हुआ बताया, मैं बात करने जा रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद एक एलिमेंट ऐसा है जिसको आप एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं या उसको टेररिस्ट कहते हैं, उसको दुनिया का कोई माशरा जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप उसको भी कोई सैंक्टिटी देने की कोशिश करेंगे तो फिर आप उस माशरे पर जुल्म करेंगे। वो तो स्मॉल फ्रैक्शन है ना हमारे माशरे में, छोटा। दूसरी बात सुन लें, मैं समझता हूँ 16 करोड़ में उसकी इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वो एक्ट इतना ऐसा बारबेरस होता है कि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब जो मैं आपको अर्ज करने जा रहा हूँ, जो आपने अमेरिका के बारे में बात की, इस हद तक तो मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि अमेरिका इस वक्त बड़ा एक प्लेयर है, और बैलेंस जो है वो पहले जो था वो भी ख़त्म हो चुका है, और अब वो सिंगुलर पावर के तौर पर ऑपरेट करता है पूरी दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान के हुक्मरानों का वक़ार, पाकिस्तान के आम आदमी का वक़ार इस मिट्टी से वाबस्ता है, वो किसी और मिट्टी से उसका कोई तल्लक नहीं। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए यही तो आपने इंटरनेशनल, देखो दो हिस्से हैं पॉलिटिक्स के, एक नेशनल पॉलिटिक्स है, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से भी आंखें बंद करके अपनी जो नेशनल पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दें, मुझे मैं आखिरी लम्हा सिर्फ ये बता दें, मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था, आपका ये नारा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम, ताकत का सरचश्मा अवाम है तो अवाम से कांटेक्ट करें ना। जी, हम ताकत का सरचश्मा अवाम है, इसीलिए हम इंतखाबात की बात करते हैं कि उस सरचश्मे की कुव्वत का मुजाहरा जो होता है वो इंतखाबात वापस क्यों नहीं आती? मोहतरमा वापस आए, अवाम से बात करें। देखिए मोहतरमा आज भी यहाँ पर मौजूद है। अब ये नहीं आप कहें कि वो वापस भी आएगी इंशाअल्लाह ताला, अब उसके लिए प्लान भी हमने कर दिया है, ऐलान भी हो चुका है। लेकिन मैं जो आपको कहने जा रहा था कि जिस वक्त किसी मुल्क में खुदा न खास्ता ऐसे हालात हों जो किसी शख्स के लिए, किसी पार्टी के लिए हालात तंग कर दिए जाएं,
और ये कहा जाए जनाब अली कि आप इधर आ नहीं सकते, आपके खिलाफ ये है वो है वो है, तो इसका टाइम खत्म हो रहा है। आपने सारी बात अमेरिका के हवाले से 10 सेकंड में जरा उसका आप समझने को कोशिश, वो टाइम मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था के नुमाइंदों ने जो ख्यालात का इजहार किया है कौमी असम्बली में, अब मैं डॉक्टर साहब आप दूसरों को भी मौका देना, नाइंसाफी ना करें प्लीज। 10 सेकंड आपने सऊदी अरब से किसी मेरे भाई की बात काफी तफसील से सुना दी। मैं तो उन्होंने अगर वो तारफ कराते, गाँव का नाम बताते तो मुझे शायद इल्म भी होता कि कहाँ से वो तो उनका है और किस पार्टी से। या मैं सिर्फ उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने जो बात की है, आप सऊदी अरब से तशरीफ़ लाएँ, गुजर खान में तशरीफ़ लाएँ, मेरे साथ बैठें और आपको मैं बताऊंगा कि इवन अपोजिशन में रहते हुए आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। मैं जल्दी से तीन बातें करना चाहूंगा। मुझे इससे इख्तिलाफ है जो डॉक्टर न्याजी साहब ने कहा कि अमेरिका सुपर नहीं सुप्रीम पावर हो चुका है। यकीनन सुपर पावर होगा, लेकिन हम सुप्रीम पावर सिर्फ खुदा की जात को समझते हैं। दूसरी बात यह कि किसी भी मुल्क के मफादात और उसकी सॉवरेनिटी का दिफा यह साबित है तारीख से कि एक मुंतखब हुकूमत कर सकती है। जब डिक्टेटरशिप होगी तो मुल्क गुलामी में चला जाएगा, और ये एक मुंतखब हुकूमत थी जिसने इसी अमेरिका के आगे पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। अब सुनिए, अपनी बात सुनिए। और आपने जो डॉक्टर साहब प्लीज, अब आप बात कर चुके हैं, आखिर में बात कर चुके हैं, और मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपने आमरीत आपने बात की, एक सेकंड, आपने बात की लिबरलिज्म और इंतहा पसंदी की। मैं समझता हूं कि यह बड़ी खतरनाक डिवाइड है। हमारा मुआशरा बड़ा मोतदल है और हमारे मुआशरे के अंदर इंतहा पसंद जो है 1% से भी कम है। अगर हमने इस जंग को यहां पे थोपा तो इस बात का खदशा है कि बहुत से मोतदल लोग भी इंतहा पसंदी में जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये एक सियासी मसला है। आज अगर जनरल मुशर्रफ इस्तीफा देते हैं, सारे खुद को शमले खत्म हो जाएंगे। 10 सेकंड में डॉक्टर साहब इसको वाइंड अप करना है। मैंने टाइम कहता हूं ये सिर्फ इनका अपना फलसफा है। तमाम ईवान मुंतखब है, तमाम हुकूमतें मुंतखब है, प्रेसिडेंट 2/3 से मुंतखब है। टाइम खत्म हो रहा है, शुरू की थी और आप झगड़े पर खत्म। मैं यही बताना चाह रहा हूं नाजरीन को कि मैं शुक्रिया अदा कर लूं और फिर मैं वाइंड अप करता हूं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर शुरू साहब आपका बहुत शुक्रिया, एहसन इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये चार्ज्ड एटमॉस्फेयर जो मैंने पहले यूज किया था ये वही है। अब इसमें सियासी मुफाहमत कैसे हो सकती है, इट इज अ बिग चैलेंज। इसमें इसका जो एक मॉडस ऑपरेंडाई है वो कैसे हो सकती है, ये आप इस हवाले से आप बात कर सकते हैं और आप खुद सोचेंगे इस हवाले से। लेकिन आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है मेरे मौला कि मैं तेरा बंदा हूं, और मेरे फख्र के लिए काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। सपुर्दम बतोमा ए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसरा किसाना को नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।